Hello everyone, welcome to new class of Science Pedagogy for your CTET पेपर 2। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस और अगर आपको कंप्लीट साइंस पेडागोजी चाहिए तो वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स? विद्यालयों में जो विज्ञान मेले हैं वो क्यों आयोजित किए जाते हैं? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशंस, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें उनकी परीक्षाओं में। टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, या क्या कर सके इससे जो बच्चों में क्रिएटिविटी है और एक्सपेरिमेंटेशन है उसको बढ़ावा मिल सके। टू इवेलुएट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, या हम क्या कर सकें इससे बच्चों की इवेलुएशन कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें जिस प्रकार वो परफॉर्म करते हैं। लास्ट है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, या साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए इन साइंस स्ट्रीम। तो जो साइंस मेले हैं उनको इसलिए आयोजित किया जाता है स्कूलों में कि इससे जो क्रिएटिविटी है और एक्सपेरिमेंटेशन है साइंस की फील्ड में उसको बढ़ावा मिले, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बने। तो राइट आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है, एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग? आपको बताना है कि एज ए साइंस टीचर कौन सी जो अप्रोच है साइंस पढ़ाने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट है, शो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। आप क्या करो, बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाओ। गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, या बच्चों को प्रोजेक्ट्स दो। आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स, या बच्चों को बोलो कि जो भी उनका कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ करें। जैसे मान लो आपको वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ाना है तो आप बच्चे को क्या बोल सकते हो कि आप ये पता करके ला सकते हो कि जो आपकी लोकेलिटी है वहाँ पे वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, आप घर में जो वाटर यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है। इस तरह से और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दे सकते हो। लास्ट है, क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास, या बच्चों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से आप क्लैरिफाई करो क्लास में। तो एज ए साइंस टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक प्रोजेक्ट वाली है और दूसरी एक्टिविटी बेस्ड है। तो साइंस के हम प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो सकती है, बट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मनी कंज्यूमिंग भी होते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो कौन सी है कि आप क्या करो, जब स्पेशली साइंस की बात आती है तो जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने को बच्चे को बोल लो, जिससे बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी और बच्चा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? कौन सी साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटी नहीं है, नॉट पूछा है। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं कि क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, और साथ में क्या आ गया, ओपन माइंडेडनेस। कौन सी क्वालिटी नहीं है साइंटिफिक एटीट्यूड की? हार्ड वर्क। राइट आंसर आ गया 3। नेक्स्ट है, हरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स। हरी क्या चाहता है, सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाहता है क्लास 6 के बच्चों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? तो क्लास 6 के बच्चों को सर्कुलर मोशन पढ़ाने का बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो सकती है, या फिर एग्जाम्पल देके पढ़ाया जा सकता है, या डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाया जा सकता है, या डिस्कशन के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है या मतलब और भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, या एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। केवल डिस्कस करके हम साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसे ही सिर्फ एग्जाम्पल देके भी हम साइंस को नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके,
और रही डेमोस्ट्रेशन और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात, तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होगा, जो टीचर डेमोस्ट्रेट करेगा या जो बच्चा बाकी बच्चों को डेमोस्ट्रेट करेगा, उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होगी, ना कि देखने वाले को। तो बेहतर तरीका क्या है कि बच्चे बेहतर तरीके से सर्कुलर मोशन को किस तरह सीख सकते हैं कि वो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें। तो हरी क्या करे, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करे, उसके द्वारा बच्चे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्कुलर मोशन को सीख सकते हैं। वन क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। कौन सा इम्पॉर्टेंट एम है साइंस को पढ़ने का? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट, केवल हम क्या करें, साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। टू एम्बाइव द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉपरेशन अमंग द लर्नर्स, या बच्चों में क्या है, इससे ऑनेस्टी आए, इंटीग्रिटी आए और कॉपरेशन की भावना आए। टू हेल्प फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, या साथ वाले जो कलीग हैं उनकी हेल्प की जाए साइंस की नॉलेज को गेन करने के लिए। लास्ट वन इज टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, या साइंस की नॉलेज को गेन किया जाए। तो इम्पॉर्टेंट एम क्या आ जाएगा, जितने भी हमारे कमीशन थे या एनसीएफ था, उसने जो एम ऑफ टीचिंग या एम ऑफ लर्निंग साइंस है वो क्या बताया है कि इससे बच्चों में ऑनेस्टी आए, इंटीग्रिटी की भावना आए और साथ में कॉपरेशन की भावना आए जो भी बच्चे हैं उनके बीच में। तो राइट आंसर क्या आ गया, टू। नेक्स्ट है, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स। सबसे पहले बात करते हैं कि CCE क्या होता है। साइंस की बात करें या बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन का क्या मतलब हुआ कि जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है थ्रू आउट द ईयर, उसको कंटिन्यूअसली क्या किया जाए, इवेलुएट किया जाए। ये मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन का। तो साइंस में इसका क्या मतलब हुआ कि मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन लिए जाएं, रूटीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग की जाए, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं साइंस का उनका मूल्यांकन किया जाए। ये लास्ट वन है समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाए। तो जब बात आती है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन की, तो क्या करना है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को असेस करना है। तो इसके लिए क्या होने चाहिए, रूटीन में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसको असेस किया जाए। यही क्या है, एक तरह से एम है CCE का। तो राइट आंसर आ जाएगा टू। केवल फ्रीक्वेंट टेस्ट और एग्जामिनेशन लेने से ही हम बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज और एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट को बच्चे की चेक किया जा सके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कौन सा स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का? अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमने डिस्कस करी थी अपनी साइंस पेडागोजी वाली क्लास में। इसमें क्या किया जाता है, अटेम्प्ट किए जाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, और साथ में समटाइम्स क्या किया जाता है, सिचुएशन को विजुअलाइज भी किया जाता है। कौन सा स्टेप नहीं है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का ऑब्जर्वेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हम किसी चीज या किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम या सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस। एनालॉजी स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हो गया, अनुरूपता विधि। क्या मतलब हुआ इसका, अनुरूपता विधि। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेप है अनुरूपता विधि का। जैसे लास्ट में पूछा गया था कि कौन सा स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, यहाँ पूछा गया है कौन सा स्टेप है। तो हमेशा आपने ध्यान रखा है कि चीज पूछी गई है कि है या नहीं, ठीक है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, नॉट को इग्नोर कर देते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वैसा नहीं करना है, थोड़ा रुक के क्वेश्चंस को पढ़ना है, और उसके बाद में जो ऑप्शंस हैं वो भी चारों ऑप्शंस अच्छे तरीके से पढ़नी है। क्योंकि हमने अभी तक देखा कि बहुत सारी ऑप्शंस क्या हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे दो ऑप्शन हमें लग रही हैं कि ये 50-50 हो सकती हैं, ये भी एक भी सही हो सकती है और दूसरी भी उतनी इक्वल सही लग रही है। तो हमें क्या चूज करना है कि ज़्यादा बेहतर कौन सा आंसर हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं कौन सा स्टेप है अनुरूपता विधि का। फर्स्ट ऑप्शन है
प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण करना, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, एप्लीकेशन या मैप सिमिलैरिटीज, समानताओं का चित्रण करना। तो अनुरूपता विधि में हम क्या करते हैं, समानताओं का चित्रण करते हैं। राइट आंसर आ गया 4, मैप सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? Science should be able to engage the child meaningfully. Yeah, science should enable the child in learning the processes of acquiring scientific knowledge. Science should help in living easy life. Science should prepare the child to the world of work. एनसीएफ ने गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ इसका क्या मतलब बताया है कि हमें क्या करना है, बच्चों को इतना एबल बनाना है कि वो क्या कर सकें, मीनिंगफुली साइंस को समझ सकें। या साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, या बच्चे जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकें, या बच्चे इससे इजी लाइफ या बेहतर लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित हों। या साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, या साइंस को क्या करना है, बच्चे को जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ इसका मतलब हुआ कि साइंस को क्या करना है, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। फोर्थ क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होती है विज्ञान में? क्योंकि ये हेल्प करती है डेवलप करने में साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, या डायग्नोस्टिक होती है, निदानैतिक होती है, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ये साइंस को बेहतर तरीके से समझने में हेल्पफुल होती है, या इट इज़ इजी टू कंडक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब हुआ, ये असेसमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते हैं। मतलब जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, और बीच में से ही मैं उस टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सामने बच्चे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ कि जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूँ क्या वो बच्चों तक सही तरीके से पहुँच रहा है, या बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट कब की जाती है, कुछ पढ़ाते टाइम किसी टॉपिक के बीच में, किसी यूनिट के बीच में, ठीक है, या किसी चैप्टर के बीच में। ओके, मतलब एक तरह से क्या होती है, सडनली हम कुछ किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी टाइप का टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या पता करते हैं कि बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो बच्चे की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, एक तरह से डायग्नोस करते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। जहाँ पे बच्चा मतलब किसी पॉइंट में अगर डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो टीचर को वो चीज़ पता चल सके और टीचर उसे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने में हेल्प कर सके। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है साइंस में, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक होती है नेचर। 2 आ गया हमारे पास राइट आंसर। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कंफ्यूजन लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।